हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं थंबनेल में, आज का जो हमारा यह बीएसएससी का योद्धा सीरीज है उसका आज 8वां क्लास है। इसके पहले मैं 7 क्लास करा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं और इससे संबंधित पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाके विजिट करिए, वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। इसमें कुल जो है आपको 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला देखने को मिलेगी, है। तो चलते हैं आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 181 नंबर है। कितना है? 181 है। इसके पहले हम 180 तक जो है करा चुके हैं, तो आप लोग इसे जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में लगभग 5 से 6 टॉपिक को जो है डिस्कशन कराया जाता है, और वो भी डिस्कशन वैसा वैसा नहीं रहता है, बिल्कुल एग्जाम के सिलेबस पर आधारित रहता है। तो चलते हैं आज की पहली क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है? उपराष्ट्रपति के पद के निरूपित करता है। तो हमारा भारत में क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है तो उसका पद किस अनुच्छेद में है? क्या 63 में है, 64 में है, 68 में है, या अनुच्छेद 89 में है? तो आप लोग बताने की कष्ट करेंगे कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। तो ये जो उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 63 में। कितना में किया गया है? अनुच्छेद 63 में। अगर बात किया जाए उपराष्ट्रपति के, तो उपराष्ट्रपति का वर्णन उपराष्ट्रपति का वर्णन उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 से लेकर के 73 तक किया गया है। अनुच्छेद 63 से लेकर के 63 से 73 के बीच में 73 तक किया गया है ना? 73 तक वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। जिसमें क्या है? तो उपराष्ट्रपति के जो है अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग उसका क्रियाकलाप है। जैसे 63 में क्या है? तो एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 63 में क्या है? तो भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति का पद है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। डिस्कशन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना? क्वेश्चन यहां से भी आएगा। उपराष्ट्रपति होगा, ये किस में है? तो अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 में है, यहां लिख देते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद कितना है? तो 63 में क्या है? तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर 64 की बात किया जाए, अनुच्छेद 64 की अगर बात करें, तो 64 में क्या है? अनुच्छेद 64 में क्या है? तो अनुच्छेद 64 की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या होगा? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति पदेन सभापति होगा। कौन? तो ये उपराष्ट्रपति हमारे जो भारत के होते हैं ये क्या रहते हैं? तो सभापति के रूप में कार्य करते हैं। जैसे हमारा अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश, है ना? जगदीप धनखड़ है, जो कि क्या है? वह राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, है ना? राज्यसभा के सभापति होता है। अगर अनुच्छेद 65 की अगर बात करें, अनुच्छेद 65 की अगर बात करें, तो इसमें जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसी में से जो है उठा के पूछ देता है कि 64 किससे संबंधित है, 65 किससे संबंधित है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, है ना? मान के चलिए कि हमारा भारत के राष्ट्रपति किसी कारणवश जो है अभी वर्तमान के पद पर नहीं है,
तो उसमें जो है उस पद का आसीन कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति होगा। तो इसी में तो ये वर्णन है उपराष्ट्रपति, है ना, अनुच्छेद 65 में, कि राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 66 की, अनुच्छेद 66 की अगर बात करें तो क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से क्या है, तो संबंधित है, से संबंधित है ना। और इनका जो चुनाव होता है, चुनाव की जो प्रक्रिया होता है, एकल संक्रमणीय तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया की अगर बात करें तो कैसी होती है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, है ना। कैसा होता है, तो एकल संक्रमणीय तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, है ना, के तहत होता है। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख दिए हैं, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगर अनुच्छेद 67 की अगर बात करें, अनुच्छेद 67 की, अनुच्छेद 67 की अगर बात करें तो क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, उपराष्ट्र, यहीं पर लिख देते हैं, उपराष्ट्रपति का क्या है, तो कार्यकाल है। देखिए ये सब जो है याद रखिएगा, फिर हम इसको दोबारा, है ना, टच नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार बताने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 67 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। 68 की अगर बात करें, अनुच्छेद 68 की बात करें तो 68 में क्या है, तो 68 में आपको उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने की प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त भरने की प्रक्रिया, भरने की प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया है। ये किसमें है, तो 68 में है। किसमें है, 68 में। अगर बात किया जाए 69 में, तो 69 में क्या है, शपथ है। 69 में क्या है, तो आपको शपथ होगा। उपराष्ट्रपति का क्या होगा, तो शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ से संबंधित है। किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। तो ये था इसका उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, है ना। इतना में से जो है आपको पूछते रहता है, इतना में से क्या रहता है, तो पूछते रहता है एग्जामिनर। तो एक बार मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद को निरूपित करता है, तो राष्ट्रपति पद को निरूपित करता है तो कौन करता है, अनुच्छेद 63 करता है। कौन करता है, 63 करता है। कौन करता है, 63। और 63 की अगर बात करें तो यहाँ पर बता दिए हैं। 64 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा, पदेन सभापति होगा। 65 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। उसका निर्वाचन कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। 67 की अगर बात करें, 67 की, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित है। कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष, 5 वर्ष। 67 68 की बात करें तो यह है पद रिक्त के भरने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति के पद को रिक्त भरने की प्रक्रिया है। और 69 की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति महोदय का क्या है, तो शपथ से संबंधित है। तो आप लोग इसे एक बार अपने से रिपीट कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है,
कि अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया है ना, समय से पूर्व भंग किया गया है। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले याद कर लीजिएगा कि लोकसभा को जो भंग किया जाता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब तक ऐसा कितना बार घटना हुआ है जिसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व, लोकसभा का जो कार्यकाल अवधि होता है वह 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो कह रहा है कि समय अवधि से पूर्व जो है अब तक राष्ट्रपति द्वारा कितने बार भंग किया गया है ना, क्या 6 बार किया गया है, 8 बार, 10 बार, 5 बार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्यारा सा, ये हो जाएगा आपको 8 बार। कितने बार किया गया है, अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर चुके हैं, तो कितनी बार किया गया है, 8 बार किया गया है। कितनी बार, 8 बार। ठीक है। और लोकसभा भंग करने का अधिकार मैं यहां पर लिख देता हूं, लोकसभा भंग करने का अधिकार, भंग करने का अधिकार। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप स्पीड करके देख सकते हैं। लोकसभा भंग करने का अधिकार जो है किसको है, राष्ट्रपति महोदय को है, राष्ट्रपति के पास है, के पास है। ठीक है। तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, है ना। अब तक कितने बार कर चुके हैं, तो 8 बार कर चुके हैं। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने बार कर चुके हैं, तो 8 बार कर चुके हैं। अच्छा, ये जो है ये राष्ट्रपति जो भंग करते हैं लोकसभा को, या किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद हो जाएगा आपको 83 क्लोज 2, है ना, 83 क्लोज 2 अनुसार। किसके अनुसार, तो 83 क्लोज 2 के अनुसार जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो भंग कर सकते हैं लोकसभा को समय से पूर्व का। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, अगला प्रश्न आ गया, देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे, है ना। राज्यसभा के जो उपसभापति थे, प्रथम पूछ रहा है ना। राज्यसभा में क्या क्या होता है, तो सभापति होता है, उपसभापति होता है। तो कह रहा है कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति क्या गणेश वासुदेव मवलंकर थे, या तो फिर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो थे, सोमनाथ चटर्जी थे, एसवी कृष्णमूर्ति राव थे। तो इसका जो प्यारा से आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति की अगर बात की जाए, उपसभापति, तो एसवी कृष्णमूर्ति राव हैं। कौन है, एसवी कृष्णमूर्ति राव जो थे ये राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। ठीक है। गणेश वासुदेव मवलंकर की अगर बात करें तो गणेश वासुदेव मवलंकर जो है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो एसवी कृष्णमूर्ति थे। कौन थे, एसवी कृष्णमूर्ति थे। और लोकसभा के प्रथम सभापति अगर पूछे तो कौन हो जाएंगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपको गणेश वासुदेव मवलंकर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गणेश वासुदेव मवलंकर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन थे, तो गणेश वासुदेव मवलंकर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से लोकसभा के बारे में सही है ना। लोकसभा के बारे में आप लोग सुनते हैं, है ना। जैसे हमारा संसद है, तो संसद जो है यहां पर लिख देते हैं संसद। संसद जो है कितने अंग से बना है, तो टोटल इसका 3 अंग है। टोटल कितना है, 3 अंग है। टोटल कितना है, 3 अंग है। एक में होता है लोकसभा, लोकसभा होता है। दूसरी की बात करें तो राज्यसभा होता है, राज्यसभा होता है। और तीसरी में आपको राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। यह हमारा संसद का क्या है, स्ट्रक्चर है।
संसद का स्ट्रक्चर है। तो इसी में पूछा है लोकसभा के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा के बारे में, कि लोकसभा के बारे में इसमें से सही कौन है। तो आइए पढ़ते हैं ऑप्शन को। कह रहा लोकसभा की बात अनुच्छेद 81 में वर्णित है। तो हाँ है ना, लोकसभा की बातें जो है किसमें है? अनुच्छेद 81 में है। अगला कह रहा है कि मूल संविधान में लोकसभा की सीटों की संख्या 500 है। जी है ना, मूल संविधान में जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 500 है, ऐसा सत्य है। कह रहा लोकसभा संसद का प्रथम या उच्च सदन होता है। कह रहा लोकसभा संसद का प्रथम या उच्च सदन होता है। ये बिल्कुल गलत बात है ना, ये बिल्कुल क्या है? तो गलत बात है। लोकसभा के बारे में सही नहीं यहाँ पर कर दीजिए, सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि लोकसभा संसद का प्रथम या उच्च सदन होता है। तो ये बात क्या है? गलत है। लोकसभा जो है हमारे संसद का निम्न सदन है, उच्च सदन नहीं, बल्कि क्या है? तो यह निम्न सदन है। डी नंबर में कह रहा है कि लोकसभा की सदस्य हेतु उम्र 25 वर्ष चाहिए। तो हाँ है ना, लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कितना चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है ना। मतलब आपको संसद अगर बनना है तो आपको 25 वर्ष होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत करने की बात हो गई, सही नहीं है ना, क्वेश्चन में छूट गया है, सही नहीं कर दीजिएगा। तो सही नहीं कौन हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोकसभा संसद का प्रथम या उच्च सदन किया गया है, जबकि जबकि लोकसभा संसद का क्या होता है? तो निम्न सदन होता है। क्या होता है? निम्न सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। और राज्यसभा की अगर बात करें तो क्या होता है? उच्च सदन होता है ना। यहीं पर लिख देते हैं, राज्यसभा क्या है? तो उच्च सदन है, उच्च सदन है। और राष्ट्रपति तो है ना। लोकसभा की बात करें तो यह निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है, ठीक है। तो आप लोग सभी को जो है ये मटेरियल पूरा मिलने वाला है बोर्ड पीडीएफ के साथ में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, और अच्छा लग रहा है सेशन तो सेशन को एक बार शेयर करना ना भूले, ताकि हमारा भी मनोबल क्या रहे? बरकरार रहे, और इसी तरह से आप सभी के लिए सीरीज लाते रहें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अच्छा हाँ, इसमें एक ट्रिक भी होता है, ट्रिक नहीं, जैसे पूछता है कि संसद किस अनुच्छेद से संबंधित है, लोकसभा किस अनुच्छेद से, राज्यसभा किस अनुच्छेद से। तो संसद की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 79 से संबंधित है। संसद किससे संबंधित है? तो 79 से। अगर राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो राज्यसभा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 80 से, है ना। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अनुच्छेद कितना संबंधित है? 81 से। इसका जो ट्रिक होता है, आपको ट्रिक हम लिखाना चाहेंगे। ट्रिक जो होता है इसका, है ना, सरल होता है। क्या होता है? सरल, है ना। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। 79, 80 और 81, है ना। इसे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप लोग भी पढ़िए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद की गणपूर्ति, विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होता है? विधान परिषद, है ना। सबसे पहले तो आप जानिए कि विधान परिषद जो है क्या होता है ना। विधानसभा क्या होता है? तो विधान परिषद एक ऐसी परिषद है ना, जो सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद जो है सभी राज्यों में लागू नहीं है, लेकिन हमारा बिहार में है। विधान परिषद और विधानसभा और राज्यपाल को मिला करके विधानमंडल कहलाता है ना। विधानमंडल की अगर बात करें तो विधानमंडल, तो इसमें जो है मुख्य रूप से कितना अंग होता है? 3 अंग से विधानमंडल बनाया गया है। लेकिन कहीं कहीं जो है आपको 2 अंग से ही विधानमंडल बन जाता है। लेकिन 6 राज्य में जो है क्या है? विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। तो विधानमंडल में कौन कौन होते हैं? विधान परिषद होता है, विधान परिषद होता है, और क्या होता है? तो विधानसभा होता है, विधानसभा होता है ना। जस्ट लाइक जैसे संसद में बताए थे, और इसमें राज्यपाल होता है ना।
केंद्र वाला हम क्या बताए थे कि यहाँ पर जो है राज्यसभा होता है और विधानसभा के बदले यहाँ पर लोकसभा होता है और राज्यपाल के बदले यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो कह रहा विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, विधान परिषद कितने राज्यों में है। विधान परिषद कुल कितने राज्यों में है, कुल 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 6 राज्य में है। कितने राज्य में है, तो 6 राज्य में कुल जो है विधान परिषद का वर्णन किया गया है। अब उस 6 राज्य का जो है नाम लिखना चाहेंगे कहाँ कहाँ है, तो आपको जो है पहला नंबर तो हमारा बिहार में ही है ना, बिहार के बगल में चल जाइए यूपी में है, और 3 नंबर की अगर बात करें तो आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, और इसी आंध्र प्रदेश से कट कर बना है आपको तेलंगाना, है ना, तेलंगाना बना है। कब बना था, तो 2014 में बना था। और क्या है, तो कर्नाटक हो जाएगा 5 नंबर में, कर्नाटक हो जाएगा, और 6 नंबर में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। 6 नंबर में क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। यहाँ से क्वेश्चन एकदम सीधे पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि किसमें, है ना, कौन जो है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो ये 3 को दे देगा, एगो नहीं देगा, तो इसको छोबो को याद रखना है। ठीक है, बिहार हो गया, बिहार के बगल में यूपी चल जाइए, है ना, यूपी, बिहार यूपी हो गया 2 गो। आंध्र प्रदेश से याद रहेगा, आंध्र प्रदेश से कट के बना है तेलंगाना, 4 गो हो गया, और कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो 6 गो हो गया। ये 6 गो राज्यों में जो है विधान परिषद, है ना, लागू है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत होता है, तो ये होता है आपको 1/10%। कितना होता है, 1/10%, है ना। गणपूर्ति का मतलब क्या हुआ, जैसे विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या कितना होता है, तो 1/10 होता है। ठीक है, मतलब जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उसका 10% होना चाहिए, तभी आप विधान परिषद की गणपूर्ति में आइएगा, तभी आप गणपूर्ति में आइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो कह रहा है कि विधान परिषद में एक वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए, है ना। फिर से आ गई विधान परिषद, तो विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। कौन कौन है, एक बार बोलिएगा आप लोग भी, कौन कौन है, तो बिहार बताए थे, यूपी बताए थे, बिहार और यूपी। उसके बाद क्या बताए थे, तो आपको महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश बताए थे, आंध्र प्रदेश से कटकर बना है तेलंगाना बताए थे, महाराष्ट्र बताए थे, और कर्नाटक बताए थे। तो ये 6 राज्यों में विधान परिषद का वर्णन किया गया है, मतलब है, वर्णन नहीं, मतलब वहां विधान परिषद है। तो कह रहा है कि विधान परिषद में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए, तो कम से कम जो है आपको 2 बैठक तो होनी ही चाहिए। कितनी बैठक, तो 2 बैठक होनी चाहिए विधान परिषद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है, निम्न में से किस राज्य में, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। देखिए अभी आ गया है ना कि द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, तो अभी मैंने बताया था कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। कौन कौन है, तो बिहार है, यूपी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये 6 राज्य में है। इसके अलावा आपको एक झलक दिख रहा है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कारण निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि, लोहा उद्योग, सेवा क्षेत्र, वस्त्र उद्योग। तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन आते हैं, तो कृषि की अगर बात करें तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र का, है ना, अंतर्गत आता है। कृषि किस में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर क्षेत्र की बात किया जाए, है ना, तो इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से जो है ना, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला भाग की अगर बात करें तो पहला भाग क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। द्वितीय की अगर बात करें तो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। और तीसरा में हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र।
तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, है ना। तो बार बार पूछता है ना, बार बार पूछता है कि किसमें कौन आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, जैसे जितना भी जो है कृषि हो गया, मत्स्य वानिकी हो गया, है ना, खनन विभाग हो गया, ये सब जो है मतलब उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन जो कर रहा है वह क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र है ना। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो कृषि आ जाएगा आपको, और क्या आ जाएगा, तो आपको मत्स्य आ जाएगा, मत्स्य आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको खनन आ जाएगा, है ना। कोई भी खनन करते हैं, जैसे कोयला को खनन करते हैं, सोना चांदी, है ना, ये सब क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र का है। द्वितीय क्षेत्र की बात कर रहे तो निर्माण और विनिर्माण, है ना, निर्माण तथा विनिर्माण की विनिर्माण वि तथा विनिर्माण, है ना, निर्माण। द्वितीय क्षेत्र किसमें आता है, तो निर्माण तथा विनिर्माण के क्षेत्र आता है। निर्माण विनिर्माण का मतलब क्या हुआ, तो इसमें जो है जैसे कि, है ना, वस्त्र उद्योग हो गया, एक क्या तरह है निर्माण है। लौह उद्योग हो गया, जैसे में अगर देखा जाए, जैसे में तो वस्त्र उद्योग हो जाएगा, वस्त्र उद्योग, है ना, मतलब जिसका निर्माण किया जा रहा है ना। वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो ये सब टेक्निकली क्वेश्चन है, इसको जब याद रखिएगा, ऐसे याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में, है ना, जिससे जो उत्पन्न के, जैसे कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, खनन हो गया, ये सब होता है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण विनिर्माण हो गया, और तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र कहलाता है। तृतीय क्षेत्र क्या कहलाता है, सेवा क्षेत्र, है ना, सेवा क्षेत्र। जैसे देखते होंगे भारत सरकार या राज्य सरकार, है ना, बसों का परिचालन करता है, तो क्या कर रहा है, एक तरह से सेवा दे रहा है, तो वह तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, है ना, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे बैंक है, बीमा है, शिक्षा है, ये सब क्या है, तो तृतीय क्षेत्र की सीमा में आता है। जैसे अगर देखा जाए तो बैंक हो जाएगा, है ना, बैंक है ना। तो और सभी जो है इसमें आप दिमाग लगा करके आराम से इसे मार सकते हैं। तो कह रहा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, तो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, ठीक है। और इसी में अगर लोह उद्योग पूछे तो द्वितीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, और सेवा क्षेत्र तृतीय हो जाएगा, और वस्त्र उद्योग कहाँ हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। तो ये भी एक तरह का क्या है, निर्माण है। वस्त्र उद्योग क्या है, तो एक तरह का निर्माण है। तो निर्माण विनिर्माण किसमें समझाया था, द्वितीयक में, ये हो जाएगा द्वितीय में, द्वितीय में हो जाएगा कौन, वस्त्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है ना। तो हमारा भारत की अगर बात करें तो भारत अभी 5वां देश है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब प्रथम स्थान पर कौन है, तो चाइना है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। इसका आंसर बहुत ही आसान है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चाइना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाइना। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है किस देश की है, तो चाइना की है। किसकी है, चाइना की। अगर भारत की बात किया जाए, है ना, भारत की अगर बात किया जाए तो भारत 5वां अर्थव्यवस्था पर है। भारत, भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कितना है, तो 5वीं नंबर पर है, 5वीं पर है ना। अच्छा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको पछाड़ कर, है ना, किसे पछाड़ कर जो है 5वां स्थान पर भारत आया था, तो यूनाइटेड किंगडम, यूके को पछाड़ कर, है ना, पछाड़ कर मतलब पीछे छोड़कर, पछाड़ कर भारत 5वां स्थान, 5वां स्थान ग्रहण किया है, ग्रहण किया है। कितना स्थान किया है, तो 5वां स्थान ग्रहण किया है यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर। किसको पछाड़कर, यूनाइटेड किंगडम। तो पूछ देगा कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो किसको पछाड़कर बना है, तो यूनाइटेड किंगडम को। किसको, यूनाइटेड किंगडम को। और सबसे ज्यादा जो है अर्थव्यवस्था किसका है, तो चाइना का है। किसका है, चाइना का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है
करा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मापन कितने प्रकार से किया जाता है, इकोनॉमिकल, है ना। अर्थव्यवस्था का जो मापन है वह कितने प्रकार से, 1 2 3 4। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का मापन कुल मिलाकर 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। वह 3 प्रकार कौन कौन है, तो जीडीपी है, जीएनपी है और पीपीपी है ना। 3 प्रकार कौन कौन है, जीडीपी है, जीडीपी है, और क्या है, तो जीएनपी है, जीएनपी है, जीएनपी है, और तीसरा क्या है, तो पीपीपी है ना। तीसरा क्या है, तो ट्रिपल पी है। तो याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था का जो मापन हो जाता है कितने प्रकार से, तो टोटल 3 प्रकार से होता है। वह 3 प्रकार से कौन कौन है, तो पहला जीडीपी है, दूसरा जीएनपी है, तीसरा पीपी है ना। जीडीपी, जीएनपी और पीपीपी। इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, ग्रोस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। और जीएनपी की अगर बात करें तो जीएनपी का होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और ट्रिपल पी का मतलब क्या होता है, तो परचेजिंग पावर पायरिटी, है ना। परचेजिंग PRCHAING, है ना, परचेजिंग पावर पायरिटी, है ना। तो ये 3 स्तर है क्या, तो अर्थव्यवस्था का मापने का एक कितना स्तर है, तो 3 स्तर है। कौन कौन है, जीडीपी, जीएनपी, पीपीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना। जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर एंड पायरिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चले। तो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग से ही हमें मोटिवेशन का जो है, आप लोग हमें ऊपर उठा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं, ये किसके हाथ में है, तो आपके हाथों में है। बाकी अगर कंटेंट की बात किया जाए तो कंटेंट जो है आपको साफ सुथरा और सुसज्जित तरीके से मिलने वाली है, ठीक है। तो पहला, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, है ना। नगर निगम के बारे में तो पता ही होगा। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1688, 1687, 1689, 1690 ईस्वी में। ये चारों में से बताना है कि कब हुआ था, कब हुआ था भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, नगर निगम की स्थापना सबसे पहले हुआ था 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में, ठीक है। तो अंग्रेजों के शासनकाल में, और 1687 की अगर बात करें तो उस समय जो है मुगल काल भी चल रहा था, है ना, मुगल काल भी। तो उसी समय में जो है भारत में नगर निगम की स्थापना किया गया था। अच्छा, ये कहाँ किया गया था, ये भी पूछता है, कहाँ किया गया था नगर निगम की स्थापना, नगर निगम की स्थापना, है ना, कहाँ किया गया था, तो मद्रास में। कहाँ, मद्रास में। कहाँ किया गया था, मद्रास में इस नगर निगम की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, है ना। किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो है ना, पूछ देगा किसके द्वारा पहला नगर निगम की स्थापना हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कब हुआ था, तो 1687 ईस्वी में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी, है ना।
तो क्या कर रहा है कि बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इसमें नहीं वाला पार्ट छाटना है कि राष्ट्रीय पार्टी आखिर कौन नहीं है। तो बीजेपी तो है ये जी, है ना, इनको कौन नहीं जानता है बीजेपी को, कांग्रेस को भी, है ना, राहुल गांधी, और बहुजन समाज पार्टी, है ना, जिसको क्या कहते हैं, बीएसपी कहते हैं, है ना, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, और तृणमूल कांग्रेस, तो ये भी है। तृणमूल कांग्रेस को जो है इस बार क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया गया है। इसका आंसर इसलिए हो जाएगा आपको डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी नंबर में। तो चलते हैं, जानते हैं कि किसको जो है राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन है और किसको हटाया गया है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर बात किया जाए, है ना, पहले पहले जो है कितना राष्ट्रीय पार्टी था, तो पहले जो है कुल, पहले कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी था, 8 राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी था, है ना। टोटल कितना था, 8 राष्ट्रीय पार्टी था। लेकिन उसमें से 3 गो को जो है राष्ट्रीय पार्टी से क्या कर दिया गया, नीलम हटा दिया गया है, क्योंकि वह राष्ट्रीय पार्टी को जो है जो नियम कानून होते हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी से क्या किया गया, तो हटा दिया गया। अब ये 6 गो कौन कौन है, तो 8 में से जो है 3 गो घटा दिया, 8 में से 3 गो घटा दिया, तो कितना बचा, 5 गो बचा, है ना, 5 गो, और 5 में से एगो जो है आपको जोड़ दिया है आम आदमी पार्टी को, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। टोटल कितना है, 6। तो पूछे कि कितना राष्ट्रीय पार्टी अभी वर्तमान में है, तो 6 गो है। उस 6 का नाम जानना आवश्यक है, तो कौन कौन है। पहला की अगर बात करें तो पहला तो बीजेपी है, ये है बीजेपी है ना। दूसरा कांग्रेस हो जाएगा आपका, दूसरा कांग्रेस हो जाएगा। तीसरा की अगर बात करें तो बीएसपी हो जाएगा, है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी हो जाएगा। और क्या होगा, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो जाएगा, है ना। चौथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई जिसको कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो जाएगा। आम आदमी पार्टी हो जाएगा, आम आदमी पार्टी हो जाएगा, आम आदमी पार्टी हो जाएगा। नेशनल पीपुल्स पार्टी हो जाएगा, है ना, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, तो ये जो है 6 जो है अभी क्या है, तो राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में है। कौन कौन है, तो बीजेपी हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, है ना, बीएसपी हो गया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, और एनपीपी हो गया, नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गया। ये 6 अभी वर्तमान में क्या है, तो राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में है। अच्छा, कभी ये भी पूछ सकता कि हटाया किसको किसको गया था, तो हटाने की श्रेणी में कौन कौन आता है, हटाने में, है ना, तो 3 को हटाया गया था। पहला की अगर बात करें तो पहला हो जाएगा आपको एनसीपी, है ना, एनसीपी। दूसरा की अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा। और तीसरा की अगर बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जबकि यहाँ पर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। तो ये 3 गो को जो है राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा से क्या कर दिया गया है, तो निकाल दिया गया है। क्यों, क्योंकि उसको फॉलो नहीं करता है। तो मेन रूप से इसको याद रखना कि 6 गो पार्टी कौन कौन है ना, उसमें से छाटने का जो है आपको आसानी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा पंचायती राज की शुरुआत स्वतंत्र भारत में कब हुई थी, पंचायती राज की शुरुआत स्वतंत्र भारत में कब हुई थी, 1959 ईस्वी में,
1960, 1961, 1965 में। तो पंचायती राज की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना हुआ था 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में पंचायती राज की शुरुआत। पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी, बहुत पूछता है क्वेश्चन, है ना, कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की क्या हुआ था? तो स्थापना हुआ था। ये तो हुआ था प्रथम बार। अगर दूसरी बार पूछे तो दूसरी बार जो है 1 नवंबर 1959 को हुआ था। दूसरी बार की अगर बात करें पंचायती राज की, पंचायती राज की दूसरी बार स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1 नवंबर 1959 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1959 में, 1959 में। अच्छा, ये कहाँ हुआ था पहला वाला? तो पहला वाला की अगर बात करें तो ये हुआ था आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं, है ना। ये हुआ था आपको राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर जिला में, है ना, नागौर जिला में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर। दूसरा वाला हुआ था आंध्र प्रदेश में। दूसरा वाला कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। दूसरा वाला कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीके थुंगन समिति का संबंध किससे है? पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति का संबंध जो है इसी पंचायती राज से है। समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से, पंचायती राज से है ना, राज से है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना अच्छा डिस्कशन भी कराया गया है। आप लोग जो है ये सब क्रीम क्वेश्चन है, ये सब क्या है? क्रीम क्वेश्चन है। इस क्रीम को जो है चढ़ जाइए। तो करा पंचायती राज की शुरुआत स्वतंत्र भारत में कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। 1959 में, 1959 में कहाँ हुई थी जी? है ना, डेट के साथ अगर देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1959। कहाँ हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, याद करिएगा, है ना। अगर पंचायती राज की दूसरी अगर पूछा जाए तो दूसर का जो हुआ था 1 नवंबर, देखिए अक्टूबर से नवंबर, है ना, जस्ट एक महीना बाद 2 अक्टूबर को, 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर 1959 को हुआ था और ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, है ना। और ये पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति का संबंध किससे है? तो ये भी जो है पंचायती राज से है, पीछे पीके थुंगन समिति का संबंध। अगला क्वेश्चन, अगला है करा संघ की राजभाषा, संघ मतलब हमारे जो केंद्र है, तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह किस अनुच्छेद में है? यह पूछा जा रहा है। संघ की राजभाषा हमारी हिंदी होगी, यह किस अनुच्छेद में है? क्या अनुच्छेद 344 में है, 43 में है, 345 में है, 350 में है? तो संघ की राजभाषा एक हिंदी होगी, यह हमारा किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया है? ये 343 में। किसमें किया गया है? 343 में, है ना। क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी में भी पूछा गया है कई बार ये कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, किस अनुच्छेद में है? तो 343 में है। किस अनुच्छेद में है? 343 में। वहीं पर अगर बात किया जाए 344 की, तो राजभाषा पर संबंधित आयोग एवं समिति के गठन करना है ना। राजभाषा पर, राजभाषा पर, है ना, कमिटी, है ना, समिति कहिए या फिर आयोग का गठन करना है, का गठन से संबंधित है, से संबंधित है क्या? तो 344 किससे संबंधित है? तो राजभाषा पर समिति या आयोग का गठन से। किसे है? राजभाषा पर समिति या आयोग से संबंधित का गठन से वर्णन है। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 345 का, तो राज्य की राजभाषा से संबंधित है ना, राज्य की राजभाषा। 345 जो है किससे संबंधित है?
तो राज्य की राजभाषा से, राज्य की राजभाषा से क्या है, तो संबंधित है ना। सब अलग अलग है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर कह रहा है कि समिति की आयोग की स्थापना होगा, है ना, राजभाषा पर 344 में, और 345 में कह रहा है कि राज्य की राजभाषा से संबंधित है। राज्य की राजभाषा मतलब हमारा जो अलग अलग राज्य है उसकी राजभाषा से संबंधित है। और 343 में तो भी बताएं, है ना, कि हमारी राजभाषा एक हिंदी होगी, है ना, संघ की राजभाषा क्या होगी, तो हिंदी होगी, है ना। यह किस अनुच्छेद में है, तो 343 में। 350 ए की अगर बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर मतलब शुरू में अगर बच्चा को शिक्षा दिया जा रहा है ना, प्राथमिक शिक्षा मतलब प्रथम शिक्षा दिया जा रहा है, तो वह जो है ना, अपनी मातृभाषा में, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अपनी मातृभाषा में, अपनी मातृभाषा में, है ना, दे होगा, ठीक है। तो इसका जो है आप लोग अगर कहीं होता है गड़बड़ी तो आप विरोध कर सकते हैं 350 ए के तहत, अपील कर सकते हैं 350 ए के तहत कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अपनी मातृभाषा में होगा, कोई इंग्लिश और उर्दू नहीं चलेगा, अपनी मातृभाषा जो है उसी पर जो है पढ़ाना आपका ये क्या है, अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, कारण निम्न में से किसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ब्लू माउंटेन, है ना, ब्लू माउंटेन किसको कहा जाता है, तो क्या नीलगिरी पहाड़ी को कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ी को, या माउंट आबू को, मलयाला को, या कोई नहीं, इनमें से क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ब्लू माउंटेन, नीलगिरी। नाम से पता चल रहा है ब्लू मतलब क्या होता है, नीला होता है ना, तो ब्लू मतलब नीला, मतलब नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। किसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। माउंट आबू की बात करें तो इसे जो है राजस्थान का शिमला कहते हैं। क्या कहलाता है, राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा तो लगभग क्वेश्चन आपको यहीं पर याद हो जाएगा। तो माउंट आबू, है ना, माउंट आबू को क्या कहते हैं, राजस्थान का शिमला कहलाता है। राजस्थान का शिमला कौन कहलाता है, माउंट आबू, राजस्थान का शिमला माउंट आबू। अगर बात की जाए मलयाला की, तो मलयालम में क्या है, तो कोट्यम की दीदी कहलाता है, कोट्यम की दीदी, क्या कहलाता है, कोट्यम की दीदी, कोट्यम की दीदी कहलाता है, दीदी कौन, मलयाला, मलयाला क्या कहलाता है, तो कोट्यम की दीदी कहलाता है, मलयाला कोट्यम की दीदी, और कोई नहीं, तो इसका क्या कराना है ना। तो नीलगिरी पहाड़ी को क्या कहते हैं, ब्लू माउंटेन कहा जाता है। माउंट आबू को क्या कहते हैं, तो राजस्थान का शिमला, माउंट आबू राजस्थान का शिमला, माउंट आबू, और कोट्यम की दीदी मलयालम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कर्ण निम्न में से बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है ना, तो इससे भी हल्का क्वेश्चन होगा, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए तो बहुत भारी होगा। तो बताइए, जो जानते हैं उसका कमेंट कीजिए तो आंसर, कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, जल्दी से कमेंट कीजिए तो देखते हैं कितने लड़कों को कमेंट आता है इस प्रश्न पर, ताकि हम उसका रिप्लाई दे सकें। जल्दी से कमेंट कर सकते हैं आप लोग कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं लगा रहे हैं तो आप अभी बहुत ही बच्चे हैं कंपटीशन के माध्यम से। चलते हैं, बताते हैं इसका आंसर। कारण निम्न में से बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो क्या ढाका है, दोहा है, जेरूसलम है, बीजिंग है, तो इसका जो राजधानी हो जाएगा ढाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगा, ढाका हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ होगा, ढाका हो जाएगा। दोहा की अगर बात किया जाए तो दोहा किसकी है, कतर की है, दोहा के कतर, ढाका बांग्लादेश के, बांग्लादेश क्या हो जाएगा, बांग्लादेश के ढाका, कतर के दोहा, और जेरूसलम है तो इजराइल के जेरूसलम हो जाता है, इजराइल के
इजराइल के जेरूसलम, है ना, मेरे साथ रटिएगा, बांग्लादेश के ढाका, कतर के दोहा, इजराइल के जेरूसलम, और चीन के बीजिंग हो जाएगा, चीन के बीजिंग हो जाएगा। तो इधर देश है और उधर राजधानी है, तो बांग्लादेश के ढाका, कतर के दोहा, इजराइल के जेरूसलम और चीन के बीजिंग हो जाएगा, चीन के बीजिंग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये ढाका का मुद्रा क्या है ना, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो इसका जो है टका है। क्या है? टका। 1 टका, 2 टका, 3 टका, टका है। अगर बात किया जाए दोहा के, कतर की, तो दोहा की राजधानी मुद्रा क्या हो जाएगा, तो रियाल है। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगा, रियाल। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, रियाल हो जाएगा। उसी तरह से अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के हो जाएगा न्यू शेकेल, है ना, इजराइल की क्या हो जाएगा मुद्रा, न्यू शेकेल। इजराइल की मुद्रा क्या हो जाएगा, न्यू शेकेल। ठीक है, इजराइल के क्या हो जाएगा, न्यू शेकेल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। ये देखिए डबल क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। कह रहा राष्ट्रीय विकास परिषद, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कि बैठक में राज्य का प्रतिनिधि कौन करता है। इसको मैं पूरा बताने वाला हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की, है ना, बारे में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था, आपको कब हुआ था जी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इसके अध्यक्ष की अगर बात करें, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष की अगर बात करें, अध्यक्ष, तो इसका जो अध्यक्ष होता है वह क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इसके अलावा इसके सदस्य रहता है, अच्छा, इसकी स्थापना क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य है जो योजना आयोग द्वारा बनाई गई जो नीति रहती है उसको विकास का, है ना, अंतिम रूप देना। योजना आयोग द्वारा है ना बनाई गई नीति को विकास, है ना, नीति को विकास करना तथा उसका अंतिम रूप देना है, अंतिम रूप देना है ना। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे योजना आयोग जो है लक्ष्य रखा गया है ना, कि अभी जो है गरीबी को जो है क्या करना है, दूर भगा देना है, गरीबी को मिटा देना है। तो गरीबी को मिटा देना है, वो तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसको काम कौन करवाएगा, तो इसी को काम करवाने के लिए इस राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था। कब? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किया गया था, 6 अगस्त 1992 को। और किस उद्देश्य के लिए, तो योजना आयोग का, है ना, द्वारा बनाई गई गति को, है ना, बनाई गई होगा यहाँ पर, है ना, बनाई गई नीति को विकास करना तथा उसका अंतिम रूप देना होता है। ठीक है, लेकिन खेद की बात यह है कि अब योजना आयोग है नहीं। योजना आयोग के बदले क्या है, तो नीति आयोग है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था, 2015 को। अच्छा, इस राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर बात करें तो इसमें जो है अध्यक्ष तो हो गया प्रधानमंत्री, इसमें सदस्य के रूप में
कौन कौन रहते हैं? तो सदस्य के रूप में अगर बात किया जाए तो इसमें सदस्य के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं, यूटी के प्रशासक रहते हैं, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के, यूटी के प्रशासक रहते हैं, यूटी के प्रशासक रहते हैं, है ना। तो ये सब जो है इसके सदस्य के रूप में शामिल रहता है, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधि कौन होता है। तो यहाँ बताए ना जी कि राज्य के कौन रहता है? मुख्यमंत्री रहता है। तो आराम से आंसर यहाँ लगाइए, है ना। कौन होगा? मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसे अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है। तो देखिए अवशिष्ट शक्तियां आखिर होती क्या है ना। केंद्र जो है मुख्य रूप से 3 शक्तियां में बांटा गया है। एक है संघ सूची में, 3 सूची में बांटा गया, संघ सूची में, और दूसरी जो है समवर्ती सूची में, और तीसरी जो है अवशिष्ट, है ना, शक्तियां में बांटा गया है। तो अवशिष्ट शक्तियां में बांटा गया है, तो उसी अवशिष्ट शक्तियां के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए 3 सूची है, 3 सूची। पहला की अगर बात करें तो संघ सूची, है ना, जिस पर कौन बनाएगा? कानून संघ बनाएगा, संघ सूची। दूसरा की बात करें तो राज्य सूची, जिस पर कौन बनाएगा? कानून राज्य बनाएगा, राज्य सूची। और तीसरी हो जाएगी, है ना, संघ सूची। संघ सूची, राज्य सूची होता है ना, राज्य सूची होता है। और तीसरा जो होता है आपको समवर्ती सूची होता है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची होता है ना। तो 3, है ना, 3 सूची में बांट गया है। और इसके अलावा जो बच जाता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से जो बच जाता है उसी को क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियां, है ना, अवशिष्ट शक्ति, है ना। इसी तीनों से बचे हुए, है ना, शेष को क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। और इसी से जो है प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है किसको? क्या केंद्र को है, केंद्र एवं राज्य को है, स्थानीय निकाय या न्यायपालिका को है? तो ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं या किसको प्राप्त है? तो इसको जो है केंद्र को है। किसको है? केंद्र को। राज्य को तो कतई नहीं है, या किसको है? केंद्र को है, ठीक है। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची पर जो है केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा, और समवर्ती सूची की बात करें तो इस पर दोनों बनाएगा, राज्य और संघ मिलकर के। लेकिन अवशिष्ट शक्तियां जो बच जाएगी, अवशिष्ट शक्तियां पर जो है केंद्र का अधिकार है। केंद्र का अधिकार है मतलब इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। किसको है? संसद को, ठीक है। किसको है? संसद को है। ये अवशिष्ट शक्तियां के बारे में पूछता है कि यह जो है किस देश से लिया गया है, यह किस देश से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियां बताइए किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। किससे? कनाडा से ये अवशिष्ट शक्तियां लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां की अगर बात करें तो यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद की अगर बात करें तो यह अनुच्छेद किस में है? 248 में है। किसमें है? अवशिष्ट शक्तियां 248 क्लोज 1, है ना, 248 क्लोज 1 है। और अच्छा, ये अवशिष्ट शक्तियां का निर्णय कैसे होता है? कि ये विषय जो है अवशिष्ट शक्तियां के अंतर्गत आएगा, ना राज्य में आएगा, ना केंद्र में आएगा, है ना, और ना ही समवर्ती में आएगा, ये आएगा अवशिष्ट सूची में। तो ये निर्णय कौन करता है? तो ये जो है इसका जो निर्णय करता है न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका। अवशिष्ट शक्तियां की अवशिष्ट शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां का निर्धारण कौन करता है? निर्धारण तो न्यायपालिका करता है। न्यायपालिका कौन करता है जी? तो न्यायपालिका करता है। तो ये था इससे संबंधित, है ना, पॉइंट। अगला क्वेश्चन करा, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद की
अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बताइएगा आप लोग आंसर, कितनी बार की जाती है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक? तो इसकी जो बैठक होती है ना, 3 बार होती है। कितनी बार होती है? 3 बार होती है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक। अंतर्राज्यीय परिषद की अगर बात करें तो इसकी स्थापना अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो हुआ था, ये हुआ था आपको 1990 में, 28 मई 1990। 28 मई 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1990 में। इसका ये जो वर्णन है अनुच्छेद किसमें है? तो यह जो अंतर्राज्यीय परिषद है यह अनुच्छेद 263 में है। कितना में है? 263 में है। इसकी स्थापना क्यों किया गया था? तो केंद्र और राज्य या अंतर्राज्य में जो है समन्वय के लिए, जैसे किसी नदी के लिए झगड़ा कर रहा है अपने में, राज्य में, है ना, या फिर केंद्र और राज्य में, तो उसका जो है समन्वय कौन करेगा? अंतर्राज्यीय परिषद मीडिएटर का रूप में काम करता है। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? तो है ना, केंद्र कौमा राज्य या अंतरराज्य, मतलब राज्य में राज्य, अंतरराज्य में विवाद का निपटारा करना है। ठीक है, कि ये हिस्सा किसका होगा, इसका, है ना। इसका जो है पानी नदी का इधर बह रहा है, तो राज वाला जो है कह रहा है कि नहीं इधर नहीं बहने देंगे, वो कह रहा है इधर नहीं देंगे, तो इसका निपटारा कौन करेगा? अंतर्राज्यीय परिषद। कौन करेगा? अंतर्राज्यीय परिषद। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका भी जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम होता है। और इसका सदस्य की अगर बात किया जाए तो सदस्य जो है इसमें, सदस्य की अगर बात करें तो इसमें जो सदस्य होता है वही मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के सीएम, है ना, तथा यूटी के प्रशासक होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। और इसमें जो है प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 गो मंत्री भी होता है, तथा 6 मंत्री होते हैं, है ना, इसके सदस्य में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, कर संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो किसमें जो है क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? तो क्षेत्रीय भाषा का किसमें है ना, भाषा किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची से। अगर बात किया जाए अनुसूची के, तो अनुसूची जो है कितना था? पहले 8 अनुसूची थी, है ना। पहले कितनी थी? तो 8 अनुसूची थे, 8 अनुसूची। अब कितना है? अब की बात करें तो अब जो है टोटल 12 है। कितना है? 12 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन में देख लेते हैं। जैसे 10वीं अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं में जो है दल बदल है। 9वीं की अगर बात करें तो 9वीं में क्या हो जाएगा आपको? 9वीं में हो जाएगा आपको, है ना, जमींदारी प्रथा से उन्मूलन था। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया इसके तहत। 7वीं की अगर बात करें तो 7वीं में क्या हुआ है? इसमें जो है सूची का बंटवारा है ना, संघ सूची, समवर्ती सूची, सूचियों की बंटवारा, सूची की बंटवारा, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, ये सब जो है इसमें बंटवारा है। अगला क्वेश्चन, कर संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वां। ठीक है, तो आज का जो सेशन था यहीं तक था। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, है ना, ताकि हम मोटिवेट रहें और आपके लिए हमेशा ये क्लास लाते रहें। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।